अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फोर्थ एसएसटी। ठीक है, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फोर्थ एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, आपको कंटेंट दिखा देते हैं। तो कंटेंट ओपन कर लीजिए जल्दी से, फिर सिलेबस देखते हैं इसका। कंटेंट ओपन करिए और देखिए हमने पिछली बार आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। हम पहले हम आपको पीए फर्स्ट का पढ़ा चुके हैं। पीए फर्स्ट का हमने बताया था, यानी जो आपको टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पढ़ाया आपको। पीए फर्स्ट में हमने बताया कि 1 2 3 4 चैप्टर आपने तैयार करे थे, इसका टेस्ट भी दे दिया आपने। फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके आए 5 6 7 8 ये 4 चैप्टर आए। उसके बाद हमने पीए 2 का आज सिलेबस आपको बताना है। हम आपको पीए 2 का पीए सेकंड का सिलेबस बता रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 9 10 11 12। ये 4 चैप्टर आपके पीए सेकंड में आएंगे। ठीक है, पीए सेकंड में क्या आएगा? 9 10 11 12, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सॉइल्स ऑफ इंडिया। पार्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे ये हम। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 8 ख़त्म हुआ था। आज हम ये पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया इन पार्ट नंबर 9। उसके बाद ये पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। फिर ऐसे ही अवर इंडस्ट्रीज़ पार्ट नंबर 11 में पढ़ेंगे। फिर अवर मिनरल रिसोर्सेज पार्ट नंबर 12 में पढ़ेंगे। और ये चारों चैप्टर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा पीए सेकंड का चैप्टर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपका पीए सेकंड होगा उसमें आपके क्या क्या चैप्टर आएंगे? उसमें आएंगे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर आपके आने हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, पेज नंबर 55। पार्ट नंबर हमारा 9 है, पार्ट नंबर हमारा 9 से स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 55 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया। पहले हर बार की तरह हमें क्या करना होता है? पार्ट लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। तो पार्ट कौन सा लिखेंगे? पार्ट नंबर 9 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 9 लिख लिए। फिर यहाँ पर डेट लिखनी है, तो डेट कौन सी लिखेंगे? डेट तो आपको खुद लिखनी है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। डेट मैं नहीं लिखूंगा, डेट आपको अपने आप लिखनी है। और डेट वही लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, उस दिन की डेट यहाँ पर। नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द सॉइल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू ऑल, सॉरी एक मिनट। द सॉइल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस ऑल। ये क्या कह रहे हैं? जो सॉइल है वो नेचर का एक गिफ्ट है, कुदरत का एक गिफ्ट है हम सभी के लिए। किसके लिए? टू अस, हमारे लिए। ऑल, हम सभी के लिए। ठीक है, द सॉइल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस ऑल, हम सभी के लिए जो है गिफ्ट है सॉइल एक नेचर की तरफ से। ठीक है, कुदरत की तरफ से। कुदरत की तरफ से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो हमें कुदरत ने दिया है। इमेजिन इफ़ देयर वॉज नो सॉइल ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं इमेजिन इफ़ देयर वॉज नो सॉइल। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में देखेंगे ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर कुछ वर्ड छिप रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है नो सॉइल। इमेजिन इफ़ देयर वॉज नो सॉइल ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं इमेजिन करो, मतलब सोचो बस दिमाग में कि अगर जो है अर्थ पर कोई सॉइल ही ना हो तो क्या होगा? नथिंग वुड बी ग्रोन ऑन अर्थ फॉर अस टू ईट। तो कुछ भी उगेगा नहीं हमारे लिए कि हम उसे खा सकें। जैसे साग सब्ज़ी है, ठीक है, आम का पेड़, अंगूर का पेड़, जो भी कुछ भी हो, अगर सॉइल नहीं होती, सिर्फ पत्थर पत्थर होते, रॉक होते, तो क्या हमें ये सारी फसलें जो उगा रहे हैं हम लोग, जो खाने की चीज़ें उगा रहे हैं, हम उगा पाते? बिल्कुल नहीं उगा पाते। कोई भी दवा हमें मिल रही है पेड़ से ही तो मिल रही है, तो वो हमें कहाँ से मिलती जब पेड़ ही नहीं उगते? पेड़ क्यों नहीं उगते? क्योंकि सॉइल ही नहीं होती है। वही कह रहे हैं इमेजिन इफ़ देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ नथिंग वुड ग्रोन ऑन अर्थ फॉर अस टू ईट। ये कह रहे हैं इमेजिन करो, ऐसी दिमाग में सोचो, अगर अर्थ पर कोई सॉइल ही ना हो, कोई मिट्टी ना हो, तो कुछ भी खाने के लिए उगेगा नहीं। फिर क्या होगा हमारा? हम भूखे मर जाएंगे। इंडिया हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सॉइल। India has a great variety of soil making it possible to grow a vast variety of crops. इंडिया क्या है? इंडिया के पास एक ग्रेट वैरायटी है सॉइल की, जो कि उससे क्या बनाती है? मेकिंग इट पॉसिबल टू ग्रो अ वास्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जिससे ये पॉसिबल होता है कि इंडिया के अंदर हम अलग अलग वैरायटी की, ग्रेट वैरायटी की, वास्ट वैरायटी की क्रॉप्स को उगा पाते हैं। मतलब वास्ट वैरायटी मतलब आपने देखा होगा कुछ, जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में हम कॉटन की क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, कॉटन उगता है। कॉटन कहाँ पर उगता है? ब्लैक सॉइल में। अगर ब्लैक सॉइल नहीं होता तो हम कॉटन हमें मिलती नहीं, उगा ही नहीं पाते।
इसी वजह से क्या है, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स जब पाई जाती हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप की जब सॉइल हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होने की वजह से हम अलग अलग डिफरेंट तरह की क्रॉप्स भी उगा पाते हैं, और इसी वजह से इंडिया के अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, कहीं पर जैसे कुछ जगह पर ऐसी सॉइल है जहाँ पर हम लोग गन्ने की खेती कर सकते हैं, कुछ जगह पर ऐसी है जहाँ पर हम पैडी उगा सकते हैं, कुछ जगह पर ऐसी है जहाँ पर हम टी उगा सकते हैं, चाय पत्ती उगा सकते हैं, ठीक है, कॉफ़ी उगा सकते हैं। तो सॉइल की वजह से तो है, अगर सॉइल हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरह की नहीं होती तो अलग अलग तरह की हम फसलें नहीं उगा पाते। अगर हर जगह, ये बताइए, अगर हर जगह जैसे ब्लैक सॉइल होती तो हर जगह हम क्या होते, हर जगह कॉटन उगा रहे होते। ठीक है, एलुवियल सॉइल है जैसे यहाँ पर नीचे दी है, बहुत सारी ऐसी सॉइल दी हैं, पढ़ेंगे हम, डिस्कस करेंगे नीचे एक एक करके। तो वही कह रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। ये है लॉन्ग लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ लॉन्ग लिखा है, देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का वो एक बहुत लंबा और स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस और लंबा मतलब बहुत टाइम लगता है सॉइल को बनने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमने वहाँ से सॉइल हटा दी और अगले दिन वहाँ पर सॉइल आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट इसे मैं सही कर देता हूँ। तो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लगता है और स्लो प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत हल्के हल्के होता है, हल्के हल्के बनती हैं, हल्के हल्के पत्थर टूटते हैं, इधर से बहते हुए आए, इधर से उड़ते हुए आए, फिर वहाँ जम गए, वो सॉइल बन गई, इस तरह से बहुत समय लगता है। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये कह रहे हैं मिलियंस साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ एयर लग जाते हैं टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की एक थिन पतली सी लेयर बनने के लिए मिलियन साल लग जाते हैं। अब सोचिए, मिलियन, हज़ारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, मिलियन साल लग जाते हैं खाली एक लेयर बनने के लिए। सॉइल की एक ऊपर की लेयर बनानी है, अगर बननी है तो मिलियन साल लग जाएंगे। द सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये कह रहे हैं जो सॉइल होती है वो कैसे बनती है, द सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द, ये दा लिखा है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है। वेदरिंग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वेदरिंग में क्या होता है, जो पत्थर होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, इधर उधर बिखरते हैं और वो बारीक हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, टूटना एक तरह से हम कह सकते हैं। वेदरिंग रिफर्स टू द डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये कह रहे हैं वेदरिंग किसे रेफर करते हैं, जो डिके और डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, अर्थ के क्रस्ट का, उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, वेरियस फोर्सेस, ये फोर्सेस है, वेरियस फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एंड डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये कह रहे हैं काफ़ी प्रोसेस हैं, काफ़ी ऐसी फोर्सेस हैं, काफ़ी प्रोसेस नहीं, काफ़ी फोर्सेस, काफ़ी ऐसे फोर्सेस हैं जो ये वेदरिंग के प्रोसेस को अंजाम देते हैं, मतलब ये कह सकते हैं सॉइल बनाने में मदद करते हैं। जैसे अब देखा होगा आपने, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो वहाँ की पत्थर है कोई, वो चटक गया, टूट गया। ठीक है, कहीं पर पानी बहुत तेज़ बह रहा है तो बहुत तेज़ पानी बहने की वजह से क्या होता है, झड़ते रहते हैं पत्थर, टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, ऐसे कर करके वो सॉइल बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। अब पत्थर, जब पानी चल रहा है तो पत्थर भी इधर उधर जाएगा, आपस में आगे एक दूसरे से टकराएगा, फिर वो टूट टूट के गिरेगा, उससे फिर सॉइल बनेगा। विंड एंड डिकम्पोजर, और साथ साथ हवा भी ऐसा काम करती है, इरोजन का काम करती है, इरोड करती है, पत्थर को तोड़ती है, वेदरिंग में काम करती है। ऐसे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉइल फॉर्मेशन में काम आते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब आ गए हम टाइप्स ऑफ सॉइल। आप सॉइल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द थिकनेस ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कह रहे हैं सॉइल की थिकनेस जो है कि कितनी गहरी है, कितनी मोटाई है सॉइल की। मान लो 10 किलोमीटर तक अंदर अलीगढ़ में है तो 10 किलो हो सकता है, 20 किलोमीटर तक बिहार में हो, 30 किलोमीटर तक आगरा में हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं गहराई बता रहा हूँ, थिकनेस बता रहा हूँ उसका। ठीक है, मोटापा उसका। द थिकनेस ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वही कह रहे हैं जो थिकनेस है सॉइल की वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, मतलब हर जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की थिकनेस होगी। ये ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में थिकनेस इतनी है तो वही जो है चंडीगढ़ में होगी, वही राजस्थान में होगी, नहीं। राजस्थान में तो आपने देखा ही है, सॉइल है मगर रिच सोर्सेज नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है सॉइल के हो अगर, तो सॉइल के होने की वजह से खाली खेती हो पाती है। ठीक है, सॉइल हो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स हों। ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़, यह है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ ऑल्सो
नॉट सेम एट ऑल द प्लेस। अब वही कह रहे हैं ये, जैसे कि हमारी प्लेस टू प्लेस थिकनेस चेंज हो जाती है, बदल जाती है, अलग अलग होती है, इसी तरह से द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस। तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो सेम नहीं होती है हर प्लेसेस पे, हर जगह पर, ठीक है। ईच सॉइल हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये कह रहे हैं हर सॉइल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। ईच सॉइल हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हर सॉइल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, और अलग अलग सॉइल जो है अलग अलग क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए सुटेबल होती है, ठीक है, कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सॉइल पे ग्रो करेगी, इस वजह से आपसे वो सुटेबल होती है। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर 6 मेन तरह की सॉइल होती हैं जो कि फाउंड होती हैं, जो कि मिलती हैं इंडिया के अंदर। अब पहली टाइप की सॉइल है यहाँ पर एलुवियल सॉइल। कितने तरह की इन्होंने कही है? देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। सॉइल जो है 6 मेन तरह की पाई जाती है इंडिया के अंदर। पहली तरह की यहाँ पर बताइए एलुवियल सॉइल। फर्स्ट क्या है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या है? दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल है, ठीक है। इट इज़ फाउंड मेनली इन द नॉर्थन प्लेन। नदन प्लेन कहते हैं इसे, नॉर्थन लिखा है, नदन प्लेन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है? नदन प्लेन के अंदर पाई जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई फाइन सिल्ट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द नदन माउंटेन्स। और ये बनती कैसे है? ये जो फाइन सिल्ट बहती हुई आती है रिवर के ज़रिए, रिवर लेके आती है नॉर्थन माउंटेन से, नदन माउंटेन से। कहाँ से? इट इज़ फॉर्म्ड बाई फाइन सिल्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाई फाइन सिल्ट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या होता है? जब नदर्न माउंटेन से नदियाँ बहती हुई आती हैं, रिवर्स बहती हुई आती हैं, फ्लो करती हुई आती हैं, तो क्या होता है? वहाँ से वो फाइन सिल्ट को लेती हुई आती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 55 है, पेज नंबर 56 पे देखिए, द के बाद देखिए, द के बाद यहाँ पर देखिए 56 पर, द फाइन सैंड एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड ऑन द रिवर बैंक ड्यूरिंग एनुअल फ्लडिंग। क्या होता है? जब पूरी तरह से ये कह सकते हैं बाढ़ आ जाती है, ये कह सकते हैं एनुअली जब हमारा पूरा रिवर उसे बहाती हुई ले जाती है, तो लास्ट में क्या होता है? जो फाइन सैंड्स होती हैं, छोटी छोटी पार्टिकल होती है सैंड के, वो और जो सिल्ट होती है वो कहाँ पर डिपॉजिट होती है? बैंक्स पर, रिवर के बैंक्स पर, नदियों के किनारे पर आके जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है ड्यूरिंग एनुअल फ्लडिंग। कब? जब बिल्कुल आखिर की फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है। या हम ये कह सकते हैं जिस हिसाब से जैसे कि पानी बहाकर उसे ला रहा है, तो फिर क्या होता है? वो जमता चलाता है, उसकी मिट्टी जो है वो जो बहती हुई आ रही है वो साइडों में जमती चली आती है, बैंक्स पर, किनारों पर, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाती है? एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है। द क्रॉप्स डैट ग्रो वेल इन दिस काइंड ऑफ सॉइल आर राइस, वीट, जूट, शुगर केन, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। ये कह रहे हैं वो क्रॉप्स जो कि इस इलाके में यानी एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरीके से उगती है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि राइस है हमारा, चावल, ऐसे वीट है, गेहूँ, जूट है हमारा, ठीक है, और शुगर केन है, मस्टर्ड है और ग्राउंड नट है। ये सब क्या है? ये सब जो है इस इलाके में यानी एलुवियल सॉइल्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर अच्छी तरह से उगते हैं, ठीक है। इसके लिए काफ़ी अच्छी सूटेबल मानी जाती है ये सॉइल। यहाँ पर इनकी खेती करना बहुत आसान होता है, आसान तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी पैदावार होती है इसकी, बहुत सूटेबल है इसके लिए। फिर आया हमारा ब्लैक सॉइल। हमने क्या पढ़ लिया अभी? एलुवियल सॉइल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा। ये कह रहे हैं ब्लैक सॉइल किस रॉक से बनती है? मैंने बताया अभी सारी सॉइल कैसे बनती हैं? वेदरिंग की वजह से, मतलब वेदरिंग होती है, पत्थर टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, हल्के हल्के बारीक होते जाते हैं, फिर वो सॉइल बन जाते हैं। अब ब्लैक सॉइल कैसे काली क्यों होती है? ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काली कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। अब वो काली क्यों होती है भाई? सारे पत्थर जब टूटेंगे तो वो काले पत्थर थोड़ी ना होते हैं, टूट जाएंगे। तो क्यों होती है वो? क्योंकि ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा। ब्लैक सॉइल किस पत्थर से बनती है? उस पत्थर से बनती है जो कि लावा से बनता है। जैसे कि लावा हुआ, कहीं पर लावा फटा, वो आके बाहर फैल गया, अब उससे जो पत्थर बन गए, जम गए, इकट्ठा हो गए, फिर वो बाद में टूटते हैं आपस में, तो क्या बना लेते हैं? वो लावा बना लेते हैं। द लावा oozes आउट ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। ये कह रहे हैं जो लावा होता है वो oozes आउट होता है, मतलब बाहर निकल के आता है, अर्थ के क्रस्ट से फट कर बाहर आता है लावा। जबकि हमारा कब होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है,
जब हमारा वॉल्केनो फटता है तो उसके अंदर से लावा निकल के आता है अर्थ के क्रस्ट से, और एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और बाकी काफ़ी एरिया में फिर बाहर फैल जाता है। व्हेन लावा कूल्स डाउन इट बिकम्स रॉक, और वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो पत्थर बन जाता है। क्या होता है, पहले वॉल्केनो फटता है तो लावा बाहर आके बिखर जाता है इधर उधर इलाकों में, इसके बहुत दूर दूर तक। फिर क्या होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, लावा ठंडा होता है और वो पत्थर की शक्ल लेता है, पत्थर बन जाता है, ठोस हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगड सॉइल, इसे हम रेगड सॉइल भी कहते हैं। और वही फिर क्या हो जाती है, हमारी ब्लैक सॉइल में चेंज होने लगती है, जब वो आपस में बिखरती है, टूटती है, तो ब्लैक सॉइल में चेंज होने लगती है। इसे हम और क्या नाम से जानते हैं, रेगड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर, यहाँ पर फॉर लिखा है बच्चों देखिए, इट इज़ सुटेबल फॉर, उसके बाद ग्रोइंग वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, मिलेट्स, ऑयल सीड एंड जूट। और ये किसके लिए सुटेबल है, यहाँ पर हम क्या क्या उगा सकते हैं, हम गेहूँ उगा सकते हैं, राइस उगा सकते हैं, दालें यानी चावल, पल्सेस यानी दालें, ठीक है, राइस मतलब चावल, शुगर केन यानी गन्ना जो होता है, मिलेट्स और ऑयल सीड और जूट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। ये क्या हमारा जूट लिखा है इधर। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पर रेड सॉइल। अब रेड सॉइल कैसे होती है, कहाँ होती है, रेड सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। ये कह रहे हैं रेड सॉइल कैसे बनती है, उन पत्थरों के टूटने से बनती है जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है, जब ग्रेनाइट भी एक ये कह लिए पत्थर की शक्ल होती है, पत्थर ही होता है एक, ठीक है, एक स्टोन होता है, ये कह सकते हैं रॉक होता है, स्टोन नहीं रॉक। तो वो जब आपस में टूटता है तो वो हमारा, उससे हम उस सॉइल, उससे जो सॉइल बनती है तो लाल कलर की होती है, जिसकी वजह से हम उसे नाम दे देते हैं रेड सॉइल। इट कंटेन रिटेन मॉइस्चर, इसके अंदर बचा हुआ मॉइस्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर बचा हुआ इकट्ठा होता है। इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन विच गिव्स इट द रेड कलर। इसके अंदर हाई कंटेंट होता है आयरन का, मतलब इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और लाल कलर होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, रेड सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रेड सॉइल। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसके रेड सॉइल को रेड सॉइल क्यों कहा जाता है और रेड कलर उसका क्यों होता है। तो रेड कलर उसका इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ग्रेनाइट होता है जब वो बिखरता है तो छोटे टुकड़ों में बनता है और रेड सॉइल बनती है। मगर रेड सॉइल का कलर किस वजह से आता है, रेड सॉइल का कलर इस वजह से आता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है। तो आयरन होने की वजह से उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे रेड सॉइल कहते हैं। दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, और ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। क्या, ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स, और ये किस लिए सुटेबल है, खाली मिलेट्स और ग्राउंडनट्स उगाने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ होते हैं जैसे कि मूंगफलियां हैं और मिलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें इन सबको उगाने के लिए ये ठीक है, क्योंकि इसकी पानी की कमी, इसके लिए पानी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ पर वैसे भी मॉइस्चर इतना फर्टाइल नहीं होता, तो एक कम फर्टाइल जगह पर भी उगा सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब ये आ गई हमारी लेटराइट सॉइल। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये कह रहे हैं लेटराइट सॉइल किस एरियाज में उगती हैं, किस एरिया में डेवलप होती हैं, ये कह सकते हैं किस एरिया में पाई जाती हैं। डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, उन एरियाज़ में पाई जाती है, उन एरियाज़ में डेवलप होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और हैवी रेनफॉल होती हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती हो। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और यही रिजल्ट होता है लीचिंग का, जिसकी हैवी रेनफॉल की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से लीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, लीचिंग होता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज़ लो, क्या होता है यहाँ पर जो ह्यूमस कंटेंट होता है सॉइल के अंदर वो लो होता है, मतलब सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होता है वो कम होता है। इट इज़ ऑल्सो रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और ये जो हमारी लेटराइट सॉइल है ये भी हल्की बहुत रेड कलर की होती है, किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका भी कलर लगभग रेड ही होता है। इट इज़ फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स और पूर्वांचल रीजन
ये कहाँ पर पाई जाती है? हिल स्लोप्स, जो पहाड़ के स्लोप्स होती हैं उस पर पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट के पहाड़ के जो स्लोप्स हैं उस पर, ईस्टर्न घाट के या पूर्वांचल रीजन है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है हमें सॉइल? लेटराइट सॉइल मिलती है वहाँ पर। कौन सी? लेटराइट सॉइल। द टोबैको, कैशियो नट, ग्राउंड नट्स एंड रबर आर ग्रोन इन दिस सॉइल। और इस सॉइल में क्या क्या उगाया जाता है? टोबैको उगाया जाता है, कैशियो नट उगाया जाता है, ग्राउंड नट उगाया जाता है, रबर उगाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उगाई जाती हैं यहाँ पर, जिसकी फार्मिंग होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। और ये किस लिए यूज़ होता है? ब्रिक्स बनाने के लिए, ये वाली पत्थर बनाने, ईंटें बनाने के लिए भी ये वाली ईंटें हम, ये वाली मिट्टी यूज़ करते हैं। किस लिए? ईंटें बनाने के लिए। और किस लिए ईंट बनाते हैं हम? बिल्डिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम ईंटें बनाते हैं। जो अपने घर बनाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम जो ईंटें बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? इसी लेटराइट सॉइल्स की मदद से। ठीक है, इसी पत्थर, इसी मिट्टी को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारा डेजर्ट सॉइल। अब यहाँ पर देखिए रबर प्लांट की एग्जांपल दी है, रबर, यहाँ पर रबर निकल रही है। लेटराइट सॉइल दी है, लेटराइट सॉइल में रबर प्लांट उगता है, ग्राउंड नट्स, ठीक है, कैश्यू नट, ये बहुत सारी चीज़ें, टोबैको, ये टी, ये सब जो है किस में उगती हैं? लेटराइट सॉइल पे। अब आ जाते हैं हम डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल का क्या है? डिजर्ट सॉइल इज़ वेरी सैंडी एंड कोर्स। डिजर्ट सॉइल जो है बहुत ज़्यादा रेतीली होती है और कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, मतलब बिखरी हुई, ये कह सकते हैं हम। उसके अंदर कोई लेयर नहीं है, कोई प्लेन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा कम कहीं, मतलब वो माउंटेनियस, छोटे, ऐसा लगता है छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं जब आप उसे देखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी लेयरें बनी होंगी उसके अंदर, लहरें टाइप की लेयर बनी होंगी, ठीक है। और वो रेतीली होगी पूरी तरह से, वेरी सैंडी, बहुत ज़्यादा रेतीली। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न डिजर्ट। और वो कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न डिजर्ट्स के अंदर पाई जाती है। इट इज़ ब्राउन और रेडिश इन कलर। और वो ब्राउन और रेडिश कलर की होती है। किस कलर की? ब्राउन और रेडिश कलर की होती है। इट इज़ पोरस एंड डज नॉट रिटेन वाटर। और ये पोरस होती है, मतलब फुसफुसी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जिसके अंदर अगर हम पानी डालें तो वो गायब भी हो जाए पानी, इस तरह से पोरस, ठीक है, जिसके अंदर पोर्स हो, गैप हो बहुत ज़्यादा। पोरस एंड डज नॉट रिटेन वाटर। पोरस होने की वजह से ही इसके अंदर पानी नहीं रुकता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। पोरस होता है एंड डज नॉट रिटेन वाटर, और उसके अंदर पानी नहीं होता है। ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर नथिंग मच ग्रोज हेयर। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ उगता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर उगा नहीं सकते, ज़्यादा कुछ खेती वेती नहीं कर सकते। नथिंग मच ग्रोज हेयर, ज़्यादा कुछ हम यहाँ पर उगा नहीं सकते। वेयर एवर वाटर इज़ मेड अवेलेबल थ्रू कैनाल्स एंड इरीगेशन, वेरियस क्रॉप्स लाइक ग्राम, मिलेट, बार्ले, कॉटन, डेट्स एंड सम फ्रूट्स कैन बी ग्रोन हेयर। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि अगर हम देखा जाए तो वाटर जो है वो अवेलेबल होता है कैनाल से एंड इरिगेशन से। इरिगेशन सिस्टम, ये कैनाल बनाए गए हैं, कैनाल बनाने से बना के क्या होता है, फिर दूसरी जगह से, दूसरी, जैसे हम दूसरे स्टेट से नदी काट के वहाँ पर निकाल दी और वहाँ से कैनाल बना दिया तो वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है। वेरियस क्रॉप्स लाइक ग्राम, मिलेट्स, बार्ले, कॉटन, डेट्स एंड सम फ्रूट्स कैन बी ग्रोन हेयर। और ये कह रहे हैं काफ़ी जो क्रॉप्स हैं जैसे कि ग्राम, मिलेट्स, बार्ले, कॉटन, ये सब हम यहाँ पर उगा सकते हैं। फिर आगे हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में क्या है, एक मिनट, चलिए अब देखते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में क्या है? माउंटेन सॉइल इज फॉर्म इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। माउंटेन सॉइल कहाँ पाते हैं हम, कहाँ पर फाउंड होती है, कहाँ पर मिलती है? हिली और माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ पर उस सॉइल को क्या कहते हैं हम? माउंटेन सॉइल। द सॉइल टेक्सचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉइल का टेक्सचर है माउंटेन सॉइल का, जो माउंटेनियस एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में पाई जाती है, उस सॉइल का जो टेक्सचर है वो हर जगह से अलग जगह, अगर आप जाएंगे किसी एक जगह से दूसरी जगह की सॉइल के टेक्सचर को देखेंगे वो वेरी करेगा, अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैलीज एंड कोर्स इज ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। और वो लोमी होता है और सिल्टी होती है, चिकनी होती है वैली में। वैलीज़ में वो जो है बहुत चिकनी और फुसफुसी होती है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट होती है और सिल्टी, चिकनी होती है। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। और जो अपर स्लोप्स हैं वहाँ पर कोर्स ग्रेन पाई जाती हैं, ठीक है। ह्यूमस फॉर्म्ड बाय डेड लीव्स, प्लांट्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मेक द सॉइल वेरी रिच।
ये कह रहे हैं जो ह्यूमस बनता है किसके ज़रिए, डेड लीव्स की वजह से, झड़ी हुई पत्तियाँ, टूटी हुई पत्तियाँ, प्लांट है मर गए, गिर गए, एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल, और जानवर मर गए, उन सब से क्या होता है, जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा रिच होती है, किस में, न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी वजह से हम उस पर खेती भी कर पाते हैं। किस पर, माउंटेन सॉइल पर। टेरिस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन दिस रीजन, और इस रीजन में कौन कौन सी फार्मिंग की जाती है, टेरिस फार्मिंग की जाती है और स्टेप फार्मिंग की जाती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहाँ पर, माउंटेन और हिली एरियाज़ में। वीट, राइस, बार्ले, मेज़, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस ग्रोन हेयर, और यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, वीट है, जैसे राइस है, बार्ले है, मेज़ है, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। कहाँ पर, माउंटेन सॉइल में। माउंटेन सॉइल मतलब माउंटेनियस एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में। पेज नंबर 58 पर आ जाइए। यहाँ पर सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पहले पढ़ा होगा कई बार साइंस में, ठीक है, और एसएसटी में। चलिए देखते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अकर्स व्हेन द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। ये कह रहे हैं सॉइल इरोजन कब होता है, जब जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। विंड और वाटर के एक्शन की वजह से जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो गायब हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ऊपर वाली लेयर गायब हो जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मिट्टी नहीं है, यहाँ की लेयर उड़ती चली गई तक खुरदुरा हो गया पूरा, ऐसा लग रहा है कि सूखा पड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, पानी बह के आया खूब तेज़ और बहा के ले गया, काट के ले गया मिट्टी, खूब तेज़ हवा आई, बोड़ आके ले गई ऊपर की मिट्टी, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। एक जगह से दूसरी जगह सॉइल का उड़ के जाना, पानी और विंड के फोर्स की वजह से, एक्शन की वजह से, और उससे क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं। सॉइल ऊपर की चली गई तो हम वहाँ पर खेती कैसे करेंगे, उसके साथ साथ हमारे फर्टिलिटी भी चली गई, उसके साथ साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स भी चले गए, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या है, वजह क्या है, क्यों हो रही है भैया ये। तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पुलिंग आउट ग्रासेज एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मेक द सॉइल लूज। ये कह रहे हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, पुलिंग आउट ग्रासेस, घासों को खींच देना, बाहर निकाल देना जड़ में से, एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मेक द सॉइल लूज, और जो है जानवरों को खूब ज़्यादा चराना, खूब ज़्यादा अमाउंट में घास छोड़ देना जानवरों को एक ही जगह पर कि चरो खाओ, घास खाओ। उससे क्या होगा, देखो अब जब सारे जानवर घास खा जाएंगे तो वहाँ पर मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई जड़ तो होगी नहीं, जड़ नहीं होगी तो क्या होगा, मिट्टी बहेगी इधर से उधर, फिर सॉइल इरोजन होगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं दूसरी लाइन में, रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी द लूज सॉइल अवे। और रेन वाटर जो बारिश का पानी और स्ट्रॉन्ग विंड तेज़ हवा चलती है जब, तो क्या करती है, कैरी द लूज सॉइल अवे, वो लूज सॉइल को अवे करके ले आती है, दूर करके, कैरी करके ले जाती है दूर, ठीक है, बहुत दूर ले जाती है। इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ वेजिटेशन टू होल्ड इट, अगर वहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन नहीं है उसे पकड़ के रखने के लिए, अगर वहाँ पर कोई खेती बाड़ी, कोई पेड़ पौधे नहीं उगा रखे हैं कि जो सॉइल को पकड़ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हवा चलेगी, अगर बारिश होगी अगर, तो वो बहा के वहाँ की सॉइल को ले जाएंगे और फिर हमारा सॉइल इरोजन होगा। लास्ट है हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऑफन लैंडफॉर्म्स लाइक स्टीप स्लोप्स ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ये कह रहे हैं कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे कि स्टीप स्लोप्स ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं, जो पैटर्न है ऐसा लैंडफॉर्म है जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब आगे हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन पढ़ लिया हमने, सॉइल कंजर्वेशन, हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ है द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ये कह रहे हैं सॉइल का प्रिवेंशन करना, किस चीज़ से, ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, कि वो इरोड हो, सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए उसका हम प्रिवेंशन करें, उसे हम बचाएं अगर, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं उसे हम। द स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर, अब इसके स्टेप्स दिए हुए हैं नीचे सॉइल इरोजन के, कैसे हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं, सॉइल इरोजन बचा सकते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन होने से कैसे रोक सकते हैं। पहली बात, सॉइल इरोजन होने से हम रोक क्यों रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, अगर कहीं मिट्टी है और वहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश हुई, वहाँ का पानी, मिट्टी बह के चली गई और नीचे फिर पत्थर निकलेंगे, या ऊपर की जो फर्टिलिटी थी वो बह के चली गई, न्यूट्रिएंट्स चले गए बह के, तो क्या होगा, खेती नहीं होगी, अच्छी खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कंजर्वेशन, कुछ भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका, मोर प्लांट शुड बी ग्रोन टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। सबसे पहला आपको खूब से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए, जिससे वो उनकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखें,
ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी चेक्ड। जो ट्रीज़ का कटिंग डाउन है कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने लगाए जा रहे हैं, ये भी चेक करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को बचाना चाहिए। पेड़ को काटना, अगर कोई काट रहा है तो उसे मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। फील्ड शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली यूजिंग क्रॉप रोटेशन। और जो हमारी फील्ड्स हैं वो हमेशा लगातार कल्टीवेट होनी चाहिए, कि मतलब उसे खेती बाड़ी उस पर करते रहना चाहिए, मगर उसे क्रॉप रोटेशन करके। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जैसे कि आपके घर पे 500 गज़ की ज़मीन पड़ी हुई है, आपने सोचा 250 गज़ में हम आलू उगा लेते हैं, 250 गज़ आपका घर बना हुआ है, ठीक है। आपने सोचा 250 गज़ हमारी खाली पड़ी है, हम इस पर आलू उगा लेते हैं, काम आएगा। तो अब आप आलू ही उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा आलू नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि आपने सारे वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए जो कि आलू उगने में, पोटैटो उगने में चाहिए थे। इसीलिए कहते हैं क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जैसे कि हमने एक बार आलू उगाया, एक बार टमाटर उगाया, एक बार टमाटर उगाया, एक बार गोभी उगाया, एक बार पालक उगाया। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब मैंने पहली बार आलू उगाया था, फिर दूसरी बार उगाया मैंने गोभी, तो हो सकता है आलू के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, आलू जब उगता तो आलू ने अपने न्यूट्रिएंट्स लिए ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन से हम न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर हमने उसे हटाकर गोभी उगाई, तो गोभी को अब दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, हो सकता है उसे बनने में, तो वो उसने दूसरे लिए, और आलू वाले जो न्यूट्रिएंट्स थे उसे टाइम मिल जाएगा दोबारा बनने के लिए। अगर आप आलू उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फसल जो हम उगा रहे हैं वो सारा न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेगी, चूस लेगी बिल्कुल ज़मीन से, और फिर इतना टाइम, इतनी जल्दी वो न्यूट्रिएंट्स बन भी नहीं पाएगा, तो हमारी क्रॉप ख़राब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं क्रॉप रोटेशन। एक ही तरीके की क्रॉप नहीं करनी चाहिए, एक बार गेहूँ तो एक बार चावल, एक बार चावल तो एक बार दाल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप फार्मिंग शुड बी यूज इन हिली एरियाज़। और हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए हमें। आपने देखा होगा ये है स्टेप फार्मिंग, सीढ़ियाँ टाइप की बना देते हैं। क्यों? कि अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो अपने आप हल्के हल्के करके बहता हुआ है। अगर देखिए पूरा ऐसे करके स्लोप बना रहेगा, ऐसे बिल्कुल स्लोप, तो अगर पानी डालेंगे ऊपर तो ऊपर रुकेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे ही आ जाएगा। तो इसलिए स्टेप फार्मिंग करते हैं हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाके में, कि पानी हर जगह पहुँचे। ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर से डालेंगे तो बह के नीचे आ जाएगा, तो नीचे ना आए, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं। फिर यहाँ पर है, हेजेस शुड बी ग्रोन अराउंड द फार्मलैंड्स। और जो फार्मलैंड्स हैं उसके चारों तरफ हेजेस लगाए जाने चाहिए, बांध टाइप का लगाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा लकड़ी के लगा देते हैं, लोहे के बीम लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। उससे भी सॉइल इरोजन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, सॉइल कंजर्वेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, सॉइल कंजर्वेशन काफ़ी होता है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 59। हमारी एक्सरसाइजेज आ गई। पहला क्या है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में ही करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमें बुक में ही करना है। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी हमें बुक में करना है बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर बार की तरह कॉपी में करेंगे इसे, किस में, इन कॉपी। हर बार की तरह कॉपी में करना है इसे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है इन कॉपी। आप बाद में मत कहिएगा सर आपने तो कॉपी में नहीं कहा था, मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा इसे लिख दिया है सबूत के तौर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट। पहला क्या है टिक द करेक्ट का, एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन। ये कह रहे हैं एलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलती है, माउंटेनियस एरियाज़ में, डेजर्ट एरियाज़ में, रिवर वैलीज़ में। देखिए तो मैं बता रहा हूँ, जो एलुवियल सॉइल होती है वो माउंटेनियस एरियाज़ से सॉइल बहती हो जाती है, फिर वो बहती हुई जाती है रिवर वैलीज़ से, तो रिवर वैलीज़ में ही मिलती है, ठीक है। अगर हम देखा जाए माउंटेनियस नदर्न प्लेन में पाई जाती है, मगर रिवर वैलीज़ में मिलती है, वही जाके फिर क्या होती है, नदियों के किनारों पर, बैंक्स पर इकट्ठा हो जाती है। तो इस पर आप टिक करिए, सी पर रिवर वैलीज़। पहले का क्या है, सी रिवर वैलीज़। फिर सेकंड है इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये कह रहे हैं ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल, उसके बाद माउंटेन, उसके बाद लैटरेट, सबसे ज़्यादा कौन सी है, एलुवियल सॉइल। कौन सी, एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो इस पर आप ए पर टिक कर दिए। फिर तीसरा आया डैश है द हाई कंटेंट ऑफ आयरन। ये कह रहे हैं कौन सी सॉइल ऐसी है जिसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो रेड सॉइल जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से ही इसे हम रेड सॉइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन होने की वजह से इसका कलर लाल होता है। अब लाल होने की वजह से क्या होता है, रेड सॉइल को हम रेड सॉइल कह देते हैं, इसका नाम रेड सॉइल लग गया। फोर्थ है द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं अगर हम सॉइल को प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं इरोड होने से, ठीक है, सॉइल इरोजन होने से हम उसे बचा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, या सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन,
ठीक है। अगर हम सॉइल को बचा रहे हैं कि वो इरोड ना हो, मतलब इरोजन ना हो, तो उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो इस पर आप सी पर टिक कर लिए। पहले का क्या है, फर्स्ट का सी है रिवर वैलीज, सेकंड का क्या है ए है एलुवियल, थर्ड का क्या है बी है रेड सॉइल, फोर्थ का क्या है सी है सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स को यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर हेल्प बॉक्स आपको दिए हैं, इन्हें यूज़ करिए, इन्हें फिल करिए। पहला क्या है इसमें, सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। ये कह रहे हैं सॉइल जो होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रॉक्स के पत्थरों के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो कि टूट के बिखर गए होते हैं, बहुत बारीक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले हम आप रॉक्स। सेकंड क्या है, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम डैश। ये कह रहे हैं ब्लैक सॉइल उस रॉक से बनती है जो कि किस से बनती है, लावा से बनती है। किससे बनती है, लावा से। ब्लैक सॉइल उस पत्थर से बनती है जो कि किससे बना है वो पत्थर, लावा से, LAVA लावा, दूसरा हो गया लावा। तीसरा है डैश इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बताइए कौन सी सॉइल ऐसी है, मैंने जब भी आपको पीछे पढ़ाया था तो बताया था कि उसी ही सॉइल को हम यूज़ करते हैं उसके पत्थर बनाने के लिए, जिससे हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर पाएँ, या बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उसके लिए हम जो पत्थर बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं, लेटराइट सॉइल। लेटराइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा डैश शुड बी यूज्ड इन हिली एरियाज़ फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ये कह रहे हैं हिली एरियाज़ में कौन सी चीज़ यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी चीज़ किस तरीके की हमें हिली एरियाज़ में सॉइल कंजर्वेशन को बचाने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग हम सॉइल इरोजन को बचाने के लिए करते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हम स्टेप फार्मिंग यूज़ करते हैं हिली एरियाज़ में। STEP स्टेप FARMING फार्मिंग। ठीक है, स्टेप फार्मिंग, यहाँ सब लिखा हुआ स्पेलिंग देख लीजिएगा, वरना फिल तो करना है आपको, भरना पड़ेगा कॉपी बुक में। फिफ्थ है एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड मेनली इन द डैश प्लेन। ये कह रहे हैं एलुवियल सॉइल किस प्लेन में ज़्यादातर पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। NORTHERN, ये ओ है बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन, NORTHERN। ठीक है, पहले में क्या है रॉक्स, ROCKS रॉक्स, दूसरे में क्या है लावा, LAVA लावा, तीसरे में क्या है लेटराइट, LATERITE लेटराइट सॉइल, फिर चौथे में क्या है स्टेप फार्मिंग, STEP स्टेप FARMING स्टेप फार्मिंग। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर है नदन प्लेन, NORTHERN नदन, नॉर्दर्न लिखा है मगर नदन ही पढ़ते हैं। ठीक है, सही से पढ़ना सीखो। उसके बाद आ गए हम ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में पहले यहाँ पर हेडिंग देखिए, हेडिंग में क्या कह रहा है ये, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए T, जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए हमें F लिखना है। पहला क्या है इसका हमारा, पहला देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट द सॉइल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू ऑल ऑफ अस। ये कह रहे हैं जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो नेचर का गिफ्ट है हम सभी के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। पहला है ट्रू, तो पहले पे लिखिए T, पहला ट्रू है तो पहले पे T लिख दिए। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, सेकंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ फास्ट प्रोसेस। ये कह रहे हैं जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल जो बनती है बहुत तेज़ बनती है, उसका प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, नहीं बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स, F लिख दिए यहाँ पर। फिर तीसरा है डिजर्ट सॉइल इज़ वेरी सैंडी एंड कॉर्स। ये कह रहे हैं जो डिजर्ट सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा सैंडी होती है और कॉर्स होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, डिजर्ट सॉइल इज़ वेरी सैंडी एंड कॉर्स, ये ट्रू है। मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख रखा है तो इसे ट्रू कर देते हैं, क्योंकि डिजर्ट सॉइल बहुत ज़्यादा सैंडी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेतीली होती है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा क्या है हमारा, ट्रू है तीसरा। ठीक है, यहाँ पर आप T कर दिए, F नहीं है यहाँ का। फिर फोर्थ है हमारा ओवर ग्रेजिंग ऑन द फार्म लैंड कॉजेज सॉइल कंजर्वेशन। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर हम अपने जानवरों को चरवा रहे हैं तो उससे जानवर घास खा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं फार्म लैंड पर, तो कह रहे हैं उससे सॉइल कंजर्वेशन होता है, सॉइल हमारी बचती है। तो बचती नहीं है, ये गलत बात है, बल्कि क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जब घास खा जाएंगे सब जानवर, बहुत सारे जानवर, अगर मैं 100 गज की ज़मीन पर छोड़ दूँ कि लो खूब खा लो घास, क्या करेंगे वो 100 गज की ज़मीन पर अगर मैंने 50 भैंसें भी छोड़ दी तो वो पूरी घासों को खा जाएंगी। अब जब घासें खा जाएंगी तो घासों की जड़ें उन्हें पकड़ के नहीं रखेगी, सॉइल को नहीं पकड़ के रखी, तो फिर क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी उड़ के जाएगी इधर उधर। ये कह रहे हैं सॉइल इरोजन के बदले ये कह रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन होगा, तो सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
फिर फिफ्थ है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी चेक। ये करें जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है उसे चेक करना चाहिए कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने कहाँ नहीं काटे जा रहे, कितने कहाँ काटे जा रहे हैं। हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए कि पेड़ को कम काटा जाए। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला क्या है हमारा, ट्रू। दूसरा क्या है, फॉल्स। तीसरा क्या है, ट्रू। चौथा क्या है, फॉल्स। पांचवा क्या है, ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, सीरीज हो गई एक तरह से ये तो। फिर पेज नंबर 60 पे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स हमारे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको सभी को पता है ये हमें किस में करना होता है, कॉपी में करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको कॉपी ओपन करा देता हूँ और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है जो कि अभी मैं बताता हूँ। पहले पेज नंबर चैप्टर नंबर मतलब जो मैंने अभी कर रखा है इसे खोल लिए, ओपन कर लिए। देखिए आपको पेन से नहीं करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको काम पेन से नहीं करना है। किससे करना है काम, आपको पेंसिल से करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना पेंसिल, इससे करना है काम आपको। इससे किससे करना है, इससे करना है आपको काम, पेंसिल से। अब यही पेंसिल मत ढूंढने लगिएगा कि यही पेंसिल लाऊं, पेंसिल से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ पेन से मैंने करा है। और क्यों करा है, इसलिए करा है कि वीडियो में आपको साफ नज़र आ जाए। पेन से ज़्यादा साफ़ नज़र आता है, डार्क होता है पेन, इसलिए आपको वीडियो में साफ़ नज़र आ जाता है। अगर मैं पेंसिल यूज़ करूँगा तो थोड़ा लाइट रहेगा, रोशनी पड़ेगी इधर उधर बल्ब की, ठीक है, इधर उधर रोशनी आएगी तो वो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। बच्चों आपको पेन छूना भी नहीं है, आपको पेन 6 क्लास से पहले छूना ही नहीं है, पेन को आपको पकड़ना ही नहीं है। आप तो अभी 4th क्लास में हैं और मैंने जो ये पेन से काम किया है तो ये मत करना कि अब मैंने सर ने पेन से किया है तो हम भी करेंगे, ठीक है। आप लोग मत करिएगा, मैंने इसलिए किया है कि आपको साफ नज़र आ जाए बस। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आपको किससे करना है, पेंसिल से। ये सब जो मैंने लिखा है, ये सब पार्ट नंबर, चैप्टर, सॉइल ऑफ इंडिया, ये सब नाम वाम सब किससे करना है आपको, पेंसिल से। चलिए तो आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लीजिए और स्टार्ट करिए करना। पहले आप क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर 9, चैप्टर हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 है। पार्ट 9 लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए और यहाँ पर फिर डेट लिखिएगा। डेट किस दिन की लिखेंगे बच्चे आप लोग, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर लिखिए, चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 है तो चैप्टर नंबर 9 लिख दिए। उसके बाद हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया लिखा। उसके बाद इसे भी अंडरलाइन करिए। किससे करना है ये सब, पेंसिल से करना है, सब कुछ पेंसिल से करना है। उसके बाद हेडिंग लिखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, किससे, ये भी पेंसिल से, सब कुछ पेंसिल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, किससे उतारेंगे, पेंसिल से उतारेंगे। यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर फिर लिखिएगा हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के और लिखेंगे किससे, पेंसिल से। किससे, पेंसिल से। बार बार बता रहा हूँ पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सब कुछ काट दूंगा अगर मैंने पेन देख लिया तो। पेंसिल से लिखना है बस, बता रहा हूँ लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ उतारिए, हाउ इज सॉइल फॉर्म, यहाँ पर लिखिए हाउ इज सॉइल फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर फर्स्ट। यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट मैंने लिख रखा है, आप भी इसे देख लिए। आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग रिफर्स टू द डिके DECAY डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, EARTH, क्रस्ट, ठीक है। द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, फिर फुल स्टॉप। वेदरिंग रिफर्स टू द डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 उतारना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए, हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्म, ये कह रहे हैं ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म होती है बताना है हमें। क्या बताना है, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर उतारिए, हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आंसर नंबर 2। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, उन पत्थरों से बनती है जो कि हमारे लावा से बनते हैं। द ओजेज आउट ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट से ओजेज आउट, लावा जो है निकल के आता है, एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और उसे फिर वो लार्ज एरिया में फैल जाता है। व्हेन लावा कूल्स डाउन इट बिकम्स रॉक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगड सॉइल। और जब लावा कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है, पत्थर बन जाता है, और उसे ही हम बाद में रेगड सॉइल भी कहते हैं। देखिए मैंने ब्लैक सॉइल में आपको पढ़ाया था, तो ब्लैक सॉइल में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलिए ब्लैक सॉइल देखिए यहाँ पर, द ओजिड हाउस ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ स्प्रेड, ये पूरा लिखा है ना ब्लैक सॉइल से लेके। तो मैंने बुक से ही लिखाया है, कोई बाहर से चीज़ नहीं लिखाई है मैंने। सब चीज़ें, सारे आंसर मैं आपको बुक से ही कराता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे याद करने में। तो ब्लैक सॉइल का आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा,
द oozes out of the crust of earth and spreads over a large area. When lava cools down it becomes rocks. It is also called रेगर, REGUR, रेगर सॉइल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा ब्लैक सॉइल का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ये पूछा था हाउ इज़ ब्लैक सॉइल फॉर्म, तो मैंने बता दिया ब्लैक सॉइल कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप आंसर उतारिएगा, पूरा सब कुछ पेंसिल से करना है, ये भी आपको पेंसिल से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। देखिए इन्होंने 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। पहले पूछा है इन्होंने रेड सॉइल के ऊपर नोट लिखने को, फिर लेटराइट सॉइल के ऊपर लिखने को नोट, फिर डेजर्ट सॉइल के ऊपर, फिर माउंटेन सॉइल के ऊपर। मतलब इन सभी के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक ही साथ कराया है, मगर ये एग्ज़ाम में अगर आपके आए तो हो सकता है एक आ जाए इसमें से, रेड सॉइल लेटराइट सॉइल 2 आ जाए, हो सकता है कोई एक ना हो, कोई एक हो। ठीक है, सबके बारे में एक साथ नहीं आएगा, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आपको अलग अलग इन सब की डेफिनेशन याद करनी होगी जो मैंने यहाँ पर लिखवाई है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है हमें। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बाकायदा लिख के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, उसके बाद लिखिएगा ए रेड सॉइल, बी लेटराइट सॉइल, सी डिजर्ट सॉइल, डी माउंटेन सॉइल। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। फिर आंसर नंबर 3 उसका ए है हमारा रेड सॉइल। ठीक है, आंसर नंबर 3 रेड सॉइल है, इसका ए करके मैंने रेड सॉइल लिखा है। फिर उसके बाद रेड सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, इट कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन विच गिव इट द रेड कलर, दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उसके बाद दूसरा है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के मैंने यहाँ लिखा बी लिख के लेटराइट सॉइल। उसके बाद लेटराइट सॉइल की डेफिनेशन लिखी पूरी। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ह्यूमस HUMUS क्या है बच्चों, ये HUMUS, ये यू है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, इट इज़ ऑल्सो रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये हमारा बी हो गया लेटराइट सॉइल का पूरा यहाँ तक। फिर सी है हमारा डिजर्ट सॉइल। तो नेक्स्ट पेज पे हमने डिजर्ट सॉइल का लिखा है, ये रहा सी लिख के डिजर्ट सॉइल। फिर इसे एक्सप्लेन करा पूरा। डिजर्ट सॉइल इज़ वेरी सैंडी एंड कोर्स, इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न डिजर्ट, इट इज़ ब्राउन और रेडिश इन कलर, इट इज़ पोरस एंड डज नॉट रिटेन वाटर ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, नथिंग मच ग्रोज हेयर। यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए चौथा क्या है हमारा, डी वाला। डी है हमारा माउंटेन सॉइल। तो अब माउंटेन सॉइल को मैं डेफिनेशन लिखूंगा माउंटेन सॉइल की। यहाँ पर डी लिख के लिखा मैंने माउंटेन सॉइल, ऐसे निशान बना के। फिर माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। द सॉइल टेक्सचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैली एंड coarse grained in the upper slopes. Humus formed by dead leaves, plants and remains of animals. उसके बाद कॉमा, उसके बाद सॉरी एनिमल्स, एस है, ये एस है। ठीक है, छोटा सा एस है, यहाँ पर आ नहीं पाया था। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मेक दिस सॉइल वेरी रिच। कैसे लिखना है आपको, पूरा लिखना है ऐसे। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन, दिस सॉइल टेक्सचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैलीज एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, ह्यूमस फॉर्म्ड बाय डेड लीव्स, प्लांट एंड रिमेन ऑफ एनिमल मेक दिस सॉइल वेरी रिच। यहाँ पर आंसर नंबर डी भी इसका खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 आंसर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी। चारों को मैंने अलग अलग लिखाया, आपको अलग अलग याद भी करना है। ठीक है, ये एक आंसर नहीं है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 हिस्से हैं, चारों को आपको अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग याद करना है। चारों याद होने चाहिए अलग अलग। हो सकता है एग्जाम में खाली रेड सॉइल पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में खाली लेटराइट सॉइल पूछ ले, खाली डिजर्ट सॉइल पूछ ले, खाली माउंटेन सॉइल पूछ ले। तो चारों को अलग अलग याद करिएगा, आसान पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या हैं, किस वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उतारेंगे 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आंसर 4 लिखेंगे, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। उसके बाद यहाँ पर ऐसे फुल स्टॉप ऐसे करके। ठीक है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, फिर यहाँ पर डबल डॉट ऐसे करके, फिर लिखेंगे नीचे ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, फिर कॉमा pulling out grasses and overgrazing by animal make the soil loose and rain water and strong winds carry the loose soil away. ठीक है, उसके बाद कॉमा often lands form like steep slopes also cause soil erosion. यहाँ पर कॉमा है,
ठीक है, ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमा नहीं हटाना है यहाँ से। ये है ट्रीज तक, ठीक है। तो आपको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन्स, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, पुलिंग आउट ग्रासेज एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल मेक द सॉइल लूज एंड रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी द लूज सॉइल अवे। ऑफन लैंडफॉर्म्स लाइक स्टीप स्लोप्स ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है और व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल, और किस किस तरीक़ों से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। पहले तो ये बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है और वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 पहले क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेंगे हम। व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, ये है ना क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, उसके बाद व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल। तो पूरा क्वेश्चन उतारिएगा यहाँ पर, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन फुल क्वेश्चन मार्क, उसके बाद व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये ना क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल। पूरा क्वेश्चन उतार के उसके बाद आंसर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कैसे, यहाँ से, द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को बचाना किस चीज़ से, कि वो इरोड ना हो, उसका इरोजन ना हो, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। क्या लिखेंगे, द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद फिल स्टॉप, फिर यहाँ लिखेंगे द स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर। अब उसके हम स्टेप बता रहे हैं कि हम सॉइल इरोजन को कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मोर प्लांट शुड बी ग्रोन टू होल्ड द सॉइल। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट उगाने चाहिए सॉइल को होल्ड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटिंग करना चाहिए, किस लिए, टू होल्ड द सॉइल, सॉइल को होल्ड करके रखने के लिए। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे, टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, एक साथ रखने के लिए। उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा है कटिंग डाउन ऑफ ट्री शुड बी चेक्ड। हम जो पेड़ों को काटते हैं उसे चेक करते रहना चाहिए कि ज़्यादा तो नहीं कट रहे हैं पेड़ को करना कम करना चाहिए, हमें पेड़ को काटना कम करना चाहिए। उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा है यहाँ पर फील्ड शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली यूजिंग क्रॉप रोटेशन। और जो हमारी फील्ड होती है उसे हमें रेगुलरली कल्टिवेट करते रहना चाहिए क्रॉप रोटेशन को यूज़ करके। उसके बाद फिर कॉमा, फिर यहाँ पर स्टेप फार्मिंग शुड बी यूज इन हिली एरियाज़, और स्टेप फार्मिंग को हमें हिली एरियाज़ के अंदर यूज़ करना चाहिए। फिर कॉमा, उसके बाद हैजेस शुड बी ग्रोन अराउंड द फार्म लैंड, और जो हैजेस होती हैं उसे हमें फार्म लैंड के चारों तरफ उसके चारों तरफ हमें हैजेस लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आंसर नंबर 5। यहाँ से लिखना है, द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। द स्टेप टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर मोर प्लांट शुड बी ग्रोन टू होल्ड द सॉइल। फिर नेक्स्ट पेज पे सॉइल टुगेदर। ठीक है, उसके बाद कॉमा, कटिंग डाउन ऑफ ट्री शुड बी चेक्ड, कॉमा, फील्ड शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली यूजिंग क्रॉप रोटेशन। फिर कॉमा, फिर स्टेप फार्मिंग शुड बी यूज इन हिल एरियाज, यहाँ कॉमा, फिर हेजेस शुड बी ग्रोन अराउंड द फार्म लैंड। यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको ये कॉपी में जो आपने करे हैं या हमने जो अभी कराए हैं, तो आप अगर करते हैं तो इससे प्लीज़ आप पेंसिल से ही करिएगा, आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। 6 क्लास में जाके आप पेन इस्तेमाल करेंगे, 5th तक तो आपको पेन यूज़ करना ही नहीं है, राइटिंग भी ख़राब हो जाएगी आपकी अगर आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। दोबारा से जल्दी से आप अपने कंटेंट पे आ जाइए, मैं आपको सिलेबस दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, पीए सेकंड का सिलेबस आप दोबारा देखिए। पीए सेकंड जो आपका स्टार्ट हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 ये आएंगे, जिसमें से सॉइल ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 9 में आज हमने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में आज हमने कंप्लीट कर दिया हमने ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे है वाटर रिसोर्सेज, ये पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 10 में। ठीक है, ये वाला हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जब तक आप अपना काम पूरा कर लिए और इसे अच्छे से याद कर लिए, हाथ के हाथ तैयार करते रहिए, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो आपको फिर याद नहीं होगा, हाथ के हाथ याद करा करिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।